नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप सभी होंगे। और हम लोग सालिम अली के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे और लेखक जाबिर हुसैन साहब थे, और हम लोगों ने ये जाना कि ये एक बहुत ही बेहतरीन डायरी शैली में लिखा गया जीवन वृत्त है। इसे निबंध भी आप कह सकते हैं और संस्मरण भी कह सकते हैं। और दूसरी बात यह कि सालिम अली एक बहुत ही महान पक्षी वैज्ञानिक हैं और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। और इस पाठ की जो भाषा शैली है बच्चों, वो बड़ी ही खूबसूरत है। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत शैली में लिखी हुई यह डायरी है और यह गद्य कितने अच्छे ढंग से लिखा गया है। इसमें खूबसूरत शब्दों का प्रयोग है और बहुत अच्छे रूपकों का इस्तेमाल किया गया है। तो आपके भाषा ज्ञान कौशल को बढ़ाने के लिए यह पाठ बहुत ही ज़रूरी है। कुछ एक ऐसे पाठ आपके पाठ्यक्रम में होते ही हैं जो कि आपके भाषा ज्ञान कौशल को बढ़ाएं, क्योंकि धीरे धीरे जब आप इस तरह की भाषा के संपर्क में आइएगा तब आप और भी खूबसूरत जो भाषा लिखी गई है, जिसमें उपन्यास, कहानियाँ और दूसरे तरह के जो साहित्य रचे गए हैं, तब वो आप उसे समझ पाएंगे। तो भाषा का स्तर तो बढ़ता ही जाता है। तो उस लिहाज से भी देखें तो जाबिर हुसैन का ये पाठ बहुत ही खूबसूरत बन पड़ता है। अब बच्चों, इस पाठ से बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सालिम अली की अंतिम यात्रा का जो दृश्य है उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने साथ एक कागज़ और कलम ज़रूर लेकर बैठें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम लोग लेकर के बैठते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप कागज़ और कलम लेकर के बैठ रहे हैं। तो मैं कुछ प्रश्न आपको बता रहा हूँ, उसे आप नोट करें। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो यूनिट टेस्ट की परीक्षाएं हैं वो जल्द ही शुरू होने वाली हैं, और उसमें हो सकता है कि एक एक नंबर के ढेर सारे सवाल हों और इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। फला पाठ के लेखक कौन है, उनकी 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो इस तरह के, मतलब एक शब्द, 2 शब्द या एक लाइन में जो उत्तर है उस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सही कौन सा है, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप दोनों ही तरह के प्रश्नों को तैयार करिए। अगर आपको लगे कि अरे उसका उत्तर तो बहुत ही छोटा सा है, हम इसकी तैयारी क्यों करें, नहीं, यहीं पर आप गड़बड़ हो जाएंगे। हो सकता है कि 1 नंबर वाले प्रश्न ढेर सारे आए, आपने अगर एक शब्द में उत्तर दिया तो सही, नहीं दिया तो गलत। ये बहुत खतरनाक होता है बच्चों, आपके लिए बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। जैसे मान लीजिए कि 2-3 नंबरों वाले प्रश्नों को जब आप लिखते हैं तो आप कुछ सोच के लिखते हैं, उसमें आपकी भाषा होती है, आपकी शैली होती है, आप पाठ को समझते हैं, इसलिए उसका उत्तर दे देते हैं। तो आपको 2 में 1.5 नंबर आपको मिलते हैं। अगर आप मात्राओं की गलतियां नहीं करते हैं तो आपको 2 में 2 तक मिलते हैं। लेकिन एक शब्द में, एक वाक्य में लिखने वाला उत्तर जिसमें कोई तथ्य आपसे पूछा जा रहा है, सालिम अली की कोई एक रचना का नाम बताइए। आपने अगर रचना सही लिखी तो सही, रचना गलत लिखा तो गलत। कौन से ऐसे लेखक हैं जिनकी डायरियां बहुत प्रशंसित हैं? अगर आपने जाबिर हुसैन लिखा तो उत्तर सही, सालिम अली लिख दिया तो उत्तर गलत। आपको कंफ्यूज करने के लिए सालिम अली और जाबिर हुसैन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक हैं कि जाबिर हुसैन पक्षी वैज्ञानिक हैं। दोनों एक ही जैसा नाम लगभग लगता है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सजग हो करके अपनी पढ़ाई पढ़नी है। एक एक पंक्ति से प्रश्न बनता है। तो पहला प्रश्न तो यहीं पर बनता है कि किस लेखक की डायरियां सबसे अधिक प्रशंसित हैं, यह प्रश्न बन सकता है। जाबिर हुसैन लेखक के अलावा और क्या हैं, तो आप बताएंगे कि बहुत बड़े राजनयिक हैं, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। फिर पूछा जा सकता है कि जाबिर हुसैन की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो एक आध रचनाओं का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। किताब के आधार पर पूछा जा सकता है, तो किताब में जो रचनाएं दी गई हैं उसे आप याद कर लीजिए। सालिम अली कौन थे, ये पूछा जा सकता है। बहुत छोटे छोटे सवाल। किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया,
है ना, तो ये आप लिख सकते हैं। अब आइए हम सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था, ये आप लिख सकते हैं। मशहूर पक्षी वैज्ञानिक जिन्हें दुनिया बहुत सम्मान से देखती है, जिनका उल्लेख जाबिर हुसैन ने अपने लेख में किया है, उनका नाम क्या था? D.H. लॉरेंस था। D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? फ्रीडा लॉरेंस था, है ना। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीना था। तो इस तरह से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं एक एक पंक्ति वाले, ठीक है ना। वे ज्ञान का टापू नहीं अथाह समंदर बनकर उभरे थे, किसके बारे में कहा गया है? वे ज्ञान के टापू नहीं अथाह समंदर बनकर उभरे थे, किसके बारे में कहा गया है? तो आप तुरंत बताएंगे कि वे ज्ञान के टापू नहीं अथाह समंदर बन के उभरे थे, सालिम अली के बारे में कहा जा रहा है। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, समझ रहे हैं आप। वे जब तक नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, किसके बारे में पूछा गया है? वे जब तक नहीं लौटते तब तक उनके बारे में गया हुआ मान लिया जाए, किसके बारे में कहा गया है? सालिम अली के बारे में कहा गया है। सालिम अली साइलेंट वैली की समस्याओं को लेकर किससे मिलने गए थे? बताइए किससे मिलने गए थे? देखिए अगर आपको याद होगा तो आप बता देंगे। सालिम अली साइलेंट वैली की समस्याओं को लेकर के तात्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिलने गए थे। या ये पूछा जा सकता है कि सालिम अली कौन सी समस्या लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गए थे? तो आप बताएंगे साइलेंट वैली पर पड़ने वाले रेगिस्तानी हवाओं का प्रभाव के बारे में प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने गए थे। यहीं से एक और सवाल उठ सकता है कि साइलेंट वैली पर पड़ने वाले किस प्रभाव को लेकर के सालिम अली चिंतित थे? तो आप लिखेंगे साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवाओं के प्रभाव को लेकर के सालिम अली चिंतित थे, ठीक है। सालिम अली क्यों चिंतित थे और वो क्यों प्रधानमंत्री जी से मिले, यह भी प्रश्न उठ सकता है। तो एक एक लाइन के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपके पाठ से बनेंगे। अब आइए हम लोग कुछ बड़े प्रश्नों पर विचार कर लें जो 2 नंबर के होते हैं। सालिम अली की अंतिम यात्रा का चित्रण करिए। ये प्रश्न आ सकता है कि सालिम अली की अंतिम यात्रा इस तरह रही कि आगे आगे सालिम अली का जनाजा था, पार्थिव शरीर था, लोगों ने उसे अपने कंधों पर उठा रखा था और पीछे ढेर सारे लोगों का हुजूम था जो रोते हुए जा रहे थे, विलाप करते हुए जा रहे थे और हमेशा यह सोचते हुए जा रहे थे कि यदि वे अपने दिलों की धड़कन सालिम अली को दे सकें और उन्हें जीवित कर सकें तो वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद अपने दिलों की धड़कन दे करके भी सालिम अली को जीवित नहीं किया जा सकता था। तो यही सोचते हुए लोग सालिम अली की अंतिम यात्रा में चल रहे थे। फिर दूसरा सवाल ये उठ सकता है कि सालिम अली के जीवन को किस घटना ने बदल दिया? तो वही जो नीलकंठ उनके एयरगन से मर गया था एक पक्षी, उस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया था। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सालिम अली के जीवन में किन किन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है? तो आप कम से कम उनकी पत्नी तहमीना के बारे में ज़रूर बताएंगे कि वो स्कूल के दिनों की सहपाठी थीं और बाद में उन्होंने सालिम अली को बहुत बहुत सहयोग दिया उनके काम में। फिर आगे बढ़िए तो पूछा जा सकता है कि वृंदावन किसके जादू से कभी खाली नहीं रहा? तो आप बताएंगे कि कृष्ण के जादू से कभी खाली नहीं रहा। स्पष्ट करें अगर कह देगा तो आप बताएंगे कि वृंदावन में जब भी हम जाते हैं तो हमें लगता है कि कृष्ण किसी भी गली से निकल कर चले आएंगे। यमुना के पानी को देखने से लगता है कि इसी यमुना के पानी में कृष्ण खेला करते होंगे। कदम्ब के वृक्ष को देखकर लगता है कि इसी कदम्ब के वृक्ष पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते होंगे। तो वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। फिर प्रश्न उठ सकता है कि सालिम अली ज्ञान के टापू नहीं अथाह समुंदर बनकर उभरे, इसकी व्याख्या करिए। तो आप बताएंगे कि सालिम अली टापू का अर्थ होता है समुद्र से घिरा हुआ कोई एक स्थल का क्षेत्र जो बहुत सीमित होता है। तो अगर हम इसकी तुलना सालिम अली से करें तो हम ये देखते हैं कि सालिम अली का ज्ञान सीमित नहीं था, बहुत असीमित था, अथाह समुंदर की तरह था। उनका जो ज्ञान था उसका थाह पाना मुश्किल था, वह उसे सीमित नहीं किया जा सकता था। वो एक तरफ पक्षी वैज्ञानिक थे तो दूसरी तरफ पर्यावरणविद भी थे और विज्ञान से उन्हें काफ़ी लगाव था। तो एक वैज्ञानिक की तरह उनकी दृष्टि थी, है ना।
वो पूरे हिंदुस्तान के भौगोलिक चप्पे चप्पे से परिचित थे। वहाँ पर किस तरह का पर्यावरण है, किस तरह के पक्षी हैं, किस तरह के वन्य जीव हैं, इस पर उनका बहुत गहरा अध्ययन था। तो इस तरह से उनका जो ज्ञान है वह सीमित न होकर के असीमित था, ये आप बता सकते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रीडा लॉरेंस और सालिम अली की तुलनात्मक व्याख्या करिए। तुलना करते हुए यह स्पष्ट करिए कि ऐसे पूछा जा सकता है कि सालिम अली और फ्रीडा लॉरेंस की तुलना करते हुए यह स्पष्ट करिए कि आप दोनों में कैसी समानताएं पाते हैं। तो आप बताएंगे कि जब डी.एच. लॉरेंस, माफ़ करिएगा बच्चों, मैं फ्रीडा कह रहा हूँ, डी.एच. लॉरेंस और सालिम अली में जो समानताएं हैं उनमें आप कैसी समानताएं पाते हैं, इसकी विवेचना करिए या स्पष्ट करिए या व्याख्या करिए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि महान पक्षी वैज्ञानिक डी.एच. लॉरेंस बहुत ही सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, संत की तरह जीवन बिताते थे। उसी तरह सालिम अली भी महान पक्षी वैज्ञानिक थे, पर्यावरणविद थे और जीवन भर पक्षियों के संरक्षण में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। तो दोनों ही लगभग एक ही विषय वस्तु के बहुत गहरे जानकार थे, इसलिए दोनों के जीवन में बहुत समानताएं हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा भी उन्हें बहुत सहयोग करती थीं और इधर सालिम अली की पत्नी भी तहमीना उन्हें काफ़ी सहयोग करती थीं। तो एक तरह की ज़िंदगी उनकी दिखाई देती है। तो इस तरह से दोनों के जीवन में बहुत सारी समानताएं दिखाई देती हैं, इसलिए जाबिर हुसैन दोनों की समानता करते हैं। सालिम अली के मरने का क्या कारण आपको समझ में आता है? तो आप बताएंगे लंबी यात्राओं की थकान, दूरबीन लगाकर वह जंगलों में दिनों दिन पैदल चला करते थे पक्षियों की खोज में, और अंततः उन्हें कैंसर की बीमारी हुई, इसलिए सालिम अली की मृत्यु हुई। फिर ये सवाल उठ सकता है, वही केरल की साइलेंट वैली पर सवाल उठ सकते हैं कि साइलेंट वैली कहाँ है, उसकी किस समस्या को लेकर के सालिम अली चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे, या सालिम अली चौधरी चरण सिंह से जब मिले तो चौधरी चरण सिंह जी का व्यवहार कैसा था, है ना। इस पाठ के आधार पर प्रकृति के प्रति चौधरी चरण सिंह के स्वभाव को स्पष्ट कीजिए, यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें चौधरी चरण सिंह जी के बारे में 4-5 पंक्तियां लिखी हुई हैं, उतना ही आपको बताना है, उससे ज़्यादा नहीं बताना है। फिर ये कि साइलेंट वैली की किस समस्या को लेकर के सालिम अली चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे, तो आपको उसे बताना होगा, है ना। तो इस तरह से तमाम प्रश्न इस पाठ से उठते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब चूंकि मेरे पास बच्चों की समय की सीमा है, इसलिए मैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी बोल गया। अगर आप उस प्रश्न को लिख नहीं पाए हैं तो वीडियो को बाद में पॉज करके उन प्रश्नों को आप उतार सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मुझे कुछ प्रश्न ऐसे भीतर से दिखे जहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब कुछ प्रश्न जो इसके वाक्य हैं उन्हें समझाने के लिए दिया जा सकता है, आशय स्पष्ट करें करके प्रश्न आता है। जैसे जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, स्पष्ट करिए। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा तो, कि जाबिर हुसैन यहाँ पर जटिल प्राणी मनुष्यों को कह रहे हैं कि मनुष्यों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। लोग उन्हें समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाते थे कि ये एक दुबला पतला छरहरी काया का व्यक्ति, लंबा सा व्यक्ति क्यों जंगलों में चला जाता है, क्यों पक्षियों के पीछे भागता रहता है। तो इस तरह से सामान्य मनुष्य उनकी गतिविधियों को नहीं समझ पाता था कि ये क्यों हमेशा ऊंचाइयों की ओर देखते रहता है, क्यों दूरबीन गले में लटकाए हुए लंबी लंबी यात्राएं करता है ना। तो सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ पाता था। तो इसलिए जाबिर हुसैन लिख रहे हैं कि सालिम अली जटिल प्राणियों के लिए हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। फिर लॉरेंस और फ्रीडा से भी कुछ प्रश्न उठ सकते हैं कि फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मुझसे, लॉरेंस के बारे में मुझसे पूछने की बजाय गौरैयों से पूछिए जो छत पर आती हैं, ऐसा क्यों कहा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई लॉरेंस ने पूरी जिंदगी ही गौरैयों के लिए, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए समर्पित कर दी थी,
और इतने उदार व्यक्ति थे, इतने सीधे और इतने उदार और प्रेमी व्यक्ति थे कि पक्षी तक उनसे डरते नहीं थे। उनके पास आते थे और D.H. लॉरेंस अपना सारा समय पक्षियों के साथ बिताते थे। इसलिए फ्रीडा उनके महत्व को बढ़ाते हुए कहती हैं कि अगर आपको लॉरेंस के बारे में जानना है और खुद मेरे बारे में भी जानना है तो आप पक्षियों से पूछिए। तो ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। अब हमने यहां से तो सवाल, हाँ, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर किसे कहा गया है? यह प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। यहां पर बर्ड वॉचर कौन है? उसने पक्षियों के लिए क्या किया? 2 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। तो यहां पर बर्ड वॉचर महान पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के लिए प्रयुक्त किया गया है और उन्होंने पक्षियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। खास तौर पर हमें उनका एक ज़बरदस्त काम केरल की साइलेंट वैली में दिखाई देता है, जहां पर रेगिस्तानी हवाओं के प्रभाव से केरल की साइलेंट वैली के पक्षी उन जगहों को छोड़ रहे थे और उनकी पीड़ा को लेकर सालिम अली उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले और उनकी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। तो ये एक बहुत इस तरह के काम जो हैं सालिम अली के महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह बच्चों ये कुछ सवालात हैं। अब आइए हम देखते हैं बच्चों की पाठ में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न और अभ्यास में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो आप अपनी किताब निकाल लीजिए और कुछ अगर आपको लगे कि नोट करना चाहिए मैं उसकी व्याख्या करूंगा, आप उसे नोट कर लेंगे। मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि व्याख्या करते समय मैं बहुत लंबी व्याख्या करता हूं उसकी, सिर्फ इसलिए कि आपको हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से आपको बात समझ में आ जाए, ठीक ना। आप बहुत ध्यान से सुनिए और जब मैं बहुत ज़्यादा समझाया हूं तो उसमें से थोड़ा सा भी अगर आप समझ गए तो उसका उत्तर आप लिखेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। और मैंने इतनी छूट दी है आपको कि उसे अपने शब्दों में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। चलिए मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूं। तो इससे पहले एक बात और आपको बता दूं कि मैंने जो आपको प्रश्न इससे पहले जो बताए हैं जो किताब में नहीं है, उन प्रश्नों को आपने नोट किया कि नहीं? अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बनते हैं इस तरह के। चलिए अब इस पर बातचीत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? आप लिखेंगे कि बाल्य अवस्था में सालिम अली के पिता उनसे बहुत स्नेह करते थे और सालिम अली के मांगने पर उनके पिता ने उन्हें एक एयर गन खरीद कर दे दी। सालिम अली उस एयर गन से खेलते हुए अलग अलग चीज़ों पर निशाना लगाया करते थे। एक दिन उनका निशाना एक नीले कंठ वाली गौरैया नीलकंठ पक्षी को लग गया। बंदूक का छर्रा लगते ही या बंदूक की गोली लगते ही वह चिड़िया ज़मीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसका दुख सालिम अली से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उस गौरैये को लेकर लगातार रोए और उस दिन उन्होंने ये तय किया कि अब उनका सारा जीवन पक्षियों को बचाने के लिए समर्पित होगा। तो इस तरह से सालिम अली ने अपने जीवन की दिशा को बदल लिया और एक साधारण सा लड़का महान पक्षी वैज्ञानिक बना। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, बस 2-3 बातें कि पिता ने बंदूक दिया, उन्होंने पक्षी पर निशाना लगा दिया, पक्षी मर गया, उसको लेकर उसे तड़पता देखकर वो बहुत दुखी हुए। फिर उसी दिन उन्होंने ये सौगंध लिया, संकल्प लिया कि आज के बाद, चूंकि आज मैंने एक पक्षी की हत्या की है, तो अब आज के बाद मेरा जीवन पक्षियों को बचाने के लिए समर्पित होगा। और इसी घटना ने सालिम अली के जीवन को एक दिशा दे दी और एक साधारण लड़का उस दिन से महान पक्षी वैज्ञानिक बनने की दिशा में आगे बढ़ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगला प्रश्न,
सालिम अली ने प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, प्रश्नों को समझना भी एक बहुत बड़ी कला है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो प्रश्न पूछा रहता है एक ही प्रश्न में, लेकिन हम किसी एक का उत्तर देके आगे निकल जाते हैं, दूसरे प्रश्न को समझते ही नहीं है, तो 1 नंबर मिलता है। फिर आप लोग आते हैं कि सर हमने तो पूरा लिखा है, इसमें 1 नंबर क्यों मिला? तो फिर सर बताते हैं कि बच्चा देखो, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तुमने 1 का ही जवाब दिया है, इसलिए 1 नंबर मिला है। और उसमें भी अगर आपने मात्रा वात्रा ये सब गलत कर दिया तो आधा नंबर और कट जाएगा, तो आपकी पूरी खुशी पे पानी फिर जाएगा। तो प्रश्नों को समझना एक कला है। प्रश्नों को खूब अच्छे से ठंडे दिमाग से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, और उतना ही आपको जवाब देना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा? एक प्रश्न। दूसरा, कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। अच्छा, एक ही प्रश्न है। प्रश्न को समझिए कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री जी के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? अब इसको सरल अर्थ में समझिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, सालिम अली ने प्रधानमंत्री जी को ऐसी कौन सी बात बताई पर्यावरण के बारे में जिससे प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखें भर गईं? और भी सरल ढंग से समझिए कि सालिम अली ने प्रधानमंत्री जी को पर्यावरण के बारे में ऐसा क्या बता दिया कि प्रधानमंत्री जी की आंखें भर गईं। देखिए कितना सरल सवाल है। तो यही है कि आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा। अब इसका उत्तर देखिए, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सालिम अली केरल की साइलेंट वैली की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री जी के सामने गए थे। अच्छा, इस पाठ में ये नहीं बताया है कि सालिम अली ने प्रधानमंत्री जी को क्या बताया, ये नहीं बताया है, लेकिन साइलेंट वैली की चर्चा करते समय जाबिर हुसैन साहब ने यह जरूर बता दिया है कि साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवाओं का प्रभाव है। तो अब आप दिमाग लगाइए कि रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं किसी वैली में अगर घुसती हैं तो उस वैली के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ देती हैं। किसी खास महीने में जब बहुत अधिक गर्म हवाएं चलने लगती होंगी तो पक्षी वहां से पलायन कर जाते होंगे, पक्षियों की तबीयत खराब हो जाती होगी। अब आप खुद देखिए ना, गर्मी के दिनों में क्या हाल होता है आदमी का। तो इसी खतरे को लेकर के वे प्रधानमंत्री जी से मिले होंगे। तो क्या आप इसका उत्तर लिखेंगे? इस तरह आप उत्तर लिखेंगे कि सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली की तमाम समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी, या सालिम अली साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवाओं के पड़ने वाले प्रभावों को लेकर प्रधानमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को यह बताया होगा कि किस तरह से रेगिस्तानी हवाओं का प्रभाव साइलेंट वैली पर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया होगा कि रेगिस्तानी हवाओं से जो प्रभाव पड़ रहा है वह पक्षियों के जीवन को नष्ट कर रहा है, और किस तरह पक्षी अपने प्राकृतिक बसेरों को छोड़कर वहां से पलायन कर जा रहे हैं। तो इस दुख को सुनकर, पक्षियों के इस दुख को सुनकर प्रधानमंत्री जी की आंखें भर गई होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी बड़े कोमल हृदय और पक्षियों से, प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। तो इस तरह सालिम अली जी के द्वारा बताए जाने पर प्रधानमंत्री जी की आंखें भर गई होंगी। इतना ही लिखना है आपको। 2 नंबर का प्रश्न है, 40 से 50 शब्दों के बीच में लिखना है आपको, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है आपको। मोटी मोटी बात मैंने क्या बताई कि सालिम अली ने प्रधानमंत्री जी के सामने केरल की साइलेंट वैली पर चर्चा की और उन्हें यह बताया होगा कि केरल की साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है, रेगिस्तानी हवाएं किस तरह से केरल की साइलेंट वैली के पशु पक्षियों के जीवन को प्रभावित कर रहा है।
और फिर आप अपना अंदाज़ा भी लिख सकते हैं कि हमारा अंदाज़ा ये है कि रेगिस्तानी हवाएं गर्म होती होंगी और इसका पक्षियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता होगा। और जब इसी बात को सालिम अली ने प्रधानमंत्री जी को बताया तो प्रधानमंत्री जी चूंकि स्वयं बहुत कोमल हृदय व्यक्ति थे, इसलिए उनकी आंखें भर गईं। ये ज़रूर बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी भी बड़े ही कोमल हृदय व्यक्ति थे और पर्यावरण प्रेमी थे। नहीं तो इस बात को अगर किसी सामान्य व्यक्ति से सालिम अली बताते तो उसे क्या फर्क पड़ता? वो बोलता अच्छा पक्षी मर रहे हैं, अरे रे 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 रे, बात खत्म, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी पर्यावरण प्रेमी से अगर इस बात को बताएंगे तो पर्यावरण प्रेमी तो तुरंत दुखी हो जाएगा कि अरे इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है। भाई हमारे आपके लिए जो लोग पर्यावरण के महत्व को समझते हैं, बच्चों आप भी पर्यावरण के महत्व को समझते हैं, मैं भी पर्यावरण के महत्व को समझता हूं, तो हमारे लिए तो ये गंभीर घटना है ना। याद करिए आप किस तरह से स्कूल में थे तो वृक्षारोपण करने जाते थे, तो आखिर आप इको क्लब के मेंबर थे ना। तो जब इको क्लब और साइंस क्लब के मेंबर थे, वृक्षारोपण करने जाते थे, तो कौन सा प्रेम आपको ले जाता था? प्रकृति प्रेम ही तो। भाई घूमने के लिए तो आप खूब घूमते हैं, ऐसा थोड़ी आप कह सकते हैं कि सर हम लोग घूमने के लिए इको क्लब में गए हैं, ऐसा नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, दूसरे पर हमने बहुत सारी बातें कर ली। तीसरा प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? देखो मैंने बताया था ना कि प्रश्न उठेगा यहां से, इसी प्रश्न को यहां पे दोहरा दिया कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लॉरेंस के बारे में अगर जानना है तो गौरैया से पूछो, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा लॉरेंस के बारे में जानती है। फ्रीडा लॉरेंस ने ऐसा क्यों कहा? आप बता सकते हैं? मैंने आपको समझाया था, आप बता सकते हैं क्या? हाँ या ना, नीचे जवाब दीजिए। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं बता सकता हूं? चलिए फटाफट लिखिए नीचे अपना नाम और हाँ या ना, सिर्फ यस और नो, है ना? ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। प्रश्न एक बार फिर, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो अब देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लॉरेंस का सारा समय पक्षियों के साथ बीतता था। लॉरेंस बहुत ही उदार हृदय और सरल हृदय के व्यक्ति थे, संत की तरह जीवन जीते थे, इतने उदार और प्रेमी थे कि पक्षी उनसे डरते तक नहीं थे। जब वे अपनी छतों पर जाते थे तो ढेर सारे पक्षी उनसे मिलने आ जाते थे और वे अपना पूरा समय उनके साथ बिताते थे। इसलिए फ्रीडा का कहना यह है कि मुझसे ज्यादा तो वे पक्षी लॉरेंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि लॉरेंस अपने जीवन का अधिकांश समय पक्षियों के साथ बिता रहे हैं। और शायद ये पक्षी मेरे बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि मैं लॉरेंस की पत्नी हूं। तो यह जो कथन है कि मुझसे ज्यादा तो पक्षी जानते हैं, इस कथन का आशय यही निकलता है कि लॉरेंस बहुत बड़े पक्षी प्रेमी और पक्षी वैज्ञानिक और पर्यावरण वैज्ञानिक थे और सीधे सीधे पक्षियों से जुड़े हुए थे। कुछ लोगों का तो कहना यह है कि लॉरेंस पक्षी क्या कहना चाहते थे इसे समझ भी जाते थे, इतना गहरा अध्ययन लॉरेंस को था। समझ रहे हैं बच्चों? तो इसलिए फ्रीडा ने लॉरेंस और पक्षियों के संबंध को बहुत गहराई से समझाने के लिए ऐसा कहा कि मेरे से ज्यादा तो मेरे छत पर बैठने वाले पक्षी और गौरैया लॉरेंस के बारे में अधिक जानते हैं। ठीक है, अब किसी तरह का कोई शंका तो नहीं है? ठीक है। अब देखिए, आशय स्पष्ट करने वाले कुछ प्रश्न हैं। इसी में वो सारी पंक्तियां आपसे पूछी जाएंगी कि इसका अर्थ स्पष्ट करिए। वैसे देखते हैं यहां क्या क्या पूछा गया है।
वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, नेचुरल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए? जाहिर सी बात है, सालिम अली के बारे में कहा जा रहा है। प्रश्न को समझिए, वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के मतलब नेचुरल जीवन, आप अंग्रेजी माध्यम छात्र हैं तो अंग्रेजी में नैसर्गिक, नेचुरल, प्राकृतिक, प्रतिरूप बन गए। प्रतिरूप मतलब बिल्कुल वैसा ही रूप बन जाना, बिल्कुल लॉरेंस की तरह ही बन जाना, है ना। प्रतिरूप, जैसे हम एक कागज का फोटोकॉपी कराते हैं ना, तो जो फोटोकॉपी है वो मूल कॉपी का प्रतिरूप हो जाता है। तो एक तरह से आप फोटोकॉपी भी कह सकते हैं। तो अब प्रश्न को समझिए, आशय स्पष्ट कीजिए। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आशय स्पष्ट करिए। तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में जिनके बारे में कहा जा रहा है वे मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली हैं। सालिम अली के बारे में यह कहा गया है कि सालिम अली महान पक्षी वैज्ञानिक D.H. लॉरेंस की तरह ही बन गए थे। जिस तरह लॉरेंस का जीवन अत्यंत प्राकृतिक और नैसर्गिक है और वे प्राकृतिक जीवन के प्रतिरूप बन गए हैं, उसी तरह सालिम अली भी प्राकृतिक जीवन के प्रतिरूप बन गए हैं। जिस तरह D.H. लॉरेंस अपना जीवन बिताते थे, सालिम अली भी अपना जीवन उसी तरह बिताते थे। और जितना ज्ञान लॉरेंस रखते थे, लगभग उतना ही ज्ञान सालिम अली के भी पास था। इसलिए हमें दोनों लगभग एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। यहां पर हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा जानता था, लेकिन दोनों ही पक्षियों के और पर्यावरण के महान वैज्ञानिक थे। इसलिए इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस तरह D.H. लॉरेंस प्राकृतिक जिंदगी के प्रतिरूप थे, ठीक उसी तरह सालिम अली भी प्राकृतिक जीवन के प्रतिरूप थे। सालिम अली को भी प्रकृति से गहरा लगाव था, सालिम अली को भी पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों को समर्पित कर दिया। ठीक, यही आशय है। आशय मतलब अर्थ, कि आप इस पंक्ति से क्या अंदाजा लगा रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, यही आशय का मतलब होता है। ख देखिए, कोई अपने जिस्म की हरारत, हरारत मतलब होता है गर्मी। देखिए बच्चों, जो सामान्य तौर पर हमारे शरीर की जो गर्मी होती है वह 98 फ़ारेनहाइट होती है, उसे कहते हैं हरारत। हरारत मतलब अपने शरीर की गर्मी। ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो कोई, अब इसको समझिए कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय ये हुआ, लिखिएगा आप, इस पंक्ति का आशय अत्यंत गहरा है। यहीं से ही अपनी बात आप शुरू करिएगा। ये एक बहुत अच्छी पंक्ति है। आप लिखिएगा कि इस पंक्ति का आशय अत्यंत गहरा है। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है, उस समय का जिक्र किया गया। वर्णन मत लिखिएगा, लिखिएगा इसमें उस समय का जिक्र किया गया है जब सालिम अली की अंतिम यात्रा चल रही थी, उनकी शव यात्रा चल रही थी, उनका जनाजा निकला हुआ था। उस जनाजे में, उस शव यात्रा में सालिम अली के अनेक प्रशंसक शामिल थे जो अत्यंत दुखी थे और रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो गया सालिम अली के मरने पर। इसलिए हर कोई यह चाहता था, उनका हर प्रशंसक यह चाहता था कि उन्हें अपने शरीर की गर्मी देकर, अपने हृदय की धड़कन देकर, अपनी जान उनमें डालकर उन्हें जीवित कर दिया जाए।
क्योंकि वे महान पक्षी वैज्ञानिक हैं, उनकी तरह अभी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति का न रहना चल जाएगा, लेकिन एक महान व्यक्ति का न रहना बहुत दुखद है। इसलिए लोग अपनी जान देकर उन्हें बचाना चाहते थे, परंतु ऐसा संभव हो नहीं सकता, क्योंकि मृत व्यक्ति को अपनी धड़कन देकर कोई जीवित नहीं कर सकता। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई किसी मृत व्यक्ति को अपने शरीर का तापमान, अपने शरीर की गर्मी और अपने हृदय की धड़कन देकर जीवित कर सके। इसीलिए सालिम अली को जीवित करना अब नामुमकिन है। कहा गया ना कि वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वह कैसे जीवित हो पाएगा। अगर कोई अपने जिस्म की हरारत देकर भी सालिम अली को जीवित करना चाहे तो कैसे जीवित कर पाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला ग। देखिए जो प्रश्न मैं आपको बता रहा था लगभग उसमें से कई आशय आपसे पूछे जा रहे हैं। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। फिर आप लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय अत्यंत गहरा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि सालिम अली के पास असीमित और अथाह ज्ञान था, जो समुंदर के समान था। जिस तरह समुद्र की सीमा नहीं नापी जा सकती, उसी तरह सालिम अली का ज्ञान भी बहुत व्यापक था, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए सालिम अली का ज्ञान टापू नहीं था बल्कि समुंदर था। टापू का अर्थ होता है समुद्र के बीच में कोई छोटा सा भूखंड जिसकी अपनी सीमाएं हैं। तो सालिम अली के ज्ञान की सीमाएं नहीं थीं। सालिम अली का ज्ञान असीमित था, समुद्र की तरह असीमित था, व्यापक था। इसलिए लेखक कहते हैं, जाबिर हुसैन कहते हैं कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। अब आगे चलते हैं। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि इस पाठ की जो एक बहुत बड़ी विशेषता है वह है लेखक की भाषा शैली। तो आप लिखेंगे इसमें पहली विशेषता यह है कि लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं पूछी गई हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कि सांवले सपनों की याद पाठ पढ़ते ही हमें लेखक की भाषा शैली चमत्कृत करती है। हमें लेखक की भाषा शैली अत्यंत प्रभावित करती है। लेखक की भाषा शैली की अनेक विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला आप ये बताएंगे कि लेखक की भाषा अत्यंत सहज है, परंतु इसमें इतने खूबसूरत शब्दों का प्रयोग हुआ है कि उन्हें समझने के लिए हमें विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। सहज होते हुए भी असहज है। आप इसे बहुत आसानी से पढ़ के देखिए, आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप लिखेंगे कि भाषा में बहुत सहजता है, लेकिन फिर भी इसे हमें समझने के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी विशेषता आप क्या लिखेंगे? बहुत ही रवानी वाली भाषा है इनकी। भाषाओं में कहीं आप तोड़ नहीं देखेंगे। तो आप लिखेंगे कि इनकी भाषा में रवानी है, एक प्रवाह है। भाषा कहीं टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, भाषा टूट नहीं रही है, इसलिए इनकी भाषाओं में एक प्रवाह सा दिखाई दे रहा है। तीसरी विशेषता आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि इनकी भाषा में रूपकों का प्रयोग बहुत गहरा हुआ है। अनेक रूपकों का प्रयोग किया गया है। अपनी बात को कहने के लिए उदाहरण, रूपक बहुत दिए गए हैं। जैसे कि सालिम अली के ज्ञान की तुलना समुंदर से की गई है, तो क्या ये रूपक है ना? ज्ञान को समुंदर मान लेना। तो अनेक रूपकों का इस्तेमाल किया गया है ना? तो ये इनकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता मुहावरेदार भाषा है
है ना, बहुत ही खूबसूरत शब्दों का, हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया गया है। जिस्म की हरारत, ये क्या है? उर्दू के शब्द हैं। तो अनेक हिंदी के गैर हिंदी शब्दों का उर्दू के खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लेखक उर्दू के भी उतने ही बड़े विद्वान हैं, है ना। तो ये सब इनकी भाषा की विशेषताएं हैं। इसके अलावा जो इनका जीवन परिचय है बच्चों, उसमें देखिए उनके जीवन परिचय में जब आप अंत के 2 पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको सालिम की भाषा शैली पर आपको लिखने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, पहला तो मैंने ये बताया कि बहुत ही खूबसूरत भाषा है, सहज शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन फिर भी यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। पहली विशेषता तो यही है, सहज होते हुए भी समझने के लिए प्रयास की ज़रूरत है, बहुत ही दाल भात का कवर नहीं है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि भाषा में प्रवाह है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। देखिए यहाँ सबसे अंतिम पंक्ति देखिए उनके जीवन परिचय में, यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है, जो मैंने आपको दूसरा बताया था। फिर तीसरा मैंने आपको क्या बताया था कि रूपकात्मक भाषा है, रूपकों का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के उदाहरण देते हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। और चौथा मैंने क्या बताया आपको कि हिंदी के अलावा उर्दू के शब्दों का बहुत ही खूबसूरत और यथास्थान सुंदर प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि पूरी उर्दू लिख डाली इन्होंने, नहीं, हिंदी के भी बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग है और उर्दू के भी बहुत शानदार शब्दों का प्रयोग है। ठीक है, मुहावरेदार है भाषा, बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह से ये 4 जो विशेषताएं हैं जाबिर हुसैन साहब की भाषा जो है उसकी, तो उसे आप लिखेंगे। 6वां प्रश्न देखिए। अब हालांकि हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी हम 6वें पे बात करते हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, पूरा पाठ सालिम अली पर है और इस पाठ में जाबिर हुसैन ने सालिम अली के बारे में जो कुछ लिखा है, उनके बारे में जो कुछ बताया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये तो आपको करना है। आपने पाठ को किस तरह से समझा, उसे आप अपने लहजे में, अपनी भाषा में, चाहे वो भाषा जैसी भी हो, बोलचाल की भाषा हो, है ना, आप उसमें भी लिख सकते हैं। देखें तो सही कि आप कितना समझे हैं इस पाठ को, तो आप इसका उत्तर खुद लिखेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, सांवले सपने की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए मैंने आपको, जब मैं पहली कड़ी इस पाठ का पहला भाग पढ़ा रहा था, तो मैंने सांवले सपनों की याद शीर्षक पर बातचीत की थी। वही पूछा जा रहा है आपसे कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी मतलब कुछ लिखिए, कुछ बोलिए। तो आप यही बताएंगे कि इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद है। यह नाम बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। सांवले सपनों का मतलब होता है दुखदाई और भावुक कर देने वाले सपने। हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें सालिम अली के भावुक कर देने वाले सपने आते हैं। लेखक ने सालिम अली की भावुक कर देने वाली तस्वीर खींची है इस पाठ में, इसलिए इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद रखा है। जाबिर हुसैन भीगे नैनों से, भीगी हुई आंखों से, भरी हुई आंखों से सालिम अली को याद करते हैं, और जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें भी एक तरह का टीस, एक तरह का दुख हमारे भीतर भी उत्पन्न होता है। फिर हम देखते हैं कि इस पाठ में चौधरी चरण सिंह से उनकी जो बात है, मुलाकात है, वहाँ पर भी भावुक कर देने वाला दृश्य उपस्थित है। इसलिए इसे रंगीन सपना तो कदापि नहीं कहा जा सकता, है ना। करुणा का अपना रंग होता है, दुख का अपना एक रंग है ना। लेखक यहाँ पर अपने मृत हो चुके मित्र को याद कर रहा है, इसलिए उसे सांवले सपने कहा है ना। इसलिए वो इसे रंगीन सपने नहीं कह सकता, इसलिए इन सपनों को सांवले सपने कहा है। और यह शीर्षक हमें अत्यंत उचित मालूम होता है।
ठीक है बच्चों, तो यहीं पर रचना और अभिव्यक्ति में एक 8वां प्रश्न है, देख लीजिए, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। 1-2 मिनट अगर मान लीजिए कि ज़्यादा चला जाएगा, 45 मिनट की जगह 46-47 हो जाएगा, तो आप सुन लीजिएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप घड़ी लेके बैठे हैं और हो गया 45 मिनट बंद करो, ऐसा नहीं करेंगे ना। सुनिए 8वां प्रश्न, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? सालिम अली पक्षी प्रेमी हैं, पक्षी वैज्ञानिक हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर के भी चिंतित हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान देंगे। सोचिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करें। अगर आपके आसपास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं तो उसकी सूचना आप अपने स्थानीय पर्यावरण से संबंधित लोगों को दीजिए। बरसात के दिनों में आप लोगों को यह जागरूक करिए कि वे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। जो पौधे पहले से लगे हैं, आप अपने यहाँ के वन विभाग से संपर्क करके उन पौधों की देख रेख के बारे में प्रयास कर सकते हैं, है ना। आपके आसपास कोई एक ऐसा काम हो रहा है जिससे कि पर्यावरण को व्यापक नुकसान है, जैसे कि धुआं होना, कचरों का जलाना, जिससे कि धुआं जो है पर्यावरण को प्रदूषित करे, धूल का उड़ना, इन सब की रिपोर्ट आप अपने आसपास के पर्यावरण से संबंधित विभाग को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए आपके ढेर सारे कर्तव्य हैं जिसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, आप अखबारों में लिखिए, आप आर्टिकल लिखिए, अनुच्छेद लिखिए, रिपोर्टिंग करिए। बच्चों की रिपोर्टिंग तो अखबार के लोग बहुत ही खुशी से छापेंगे, तो आप करिए ऐसा, यह आपको करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हम अब अपने इस पाठ को यहीं विराम देते हैं और आने वाली कक्षा में अब हम व्याकरण शुरू करेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन सभी को पढ़ना है, तो हम एक एक वीडियो इस पर बनाएंगे और इसे समझेंगे। तो इतने देर तक आप हमारे साथ रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।